Okay, beta. Good morning. Today we will discuss about China, how China lead to modernization. And in earlier classes, we have been discuss about the modernization of Japan. Now we are going to start part of China. Second part of our chapter, paths to modernization. The modern history of China has revolved around the question of how to regain sovereignty and the humiliation of foreign occupation and bring about equality and development. जो क्वेश्चन जो मॉडर्न हिस्ट्री है चाइना की वो इस चीज़ के चारों तरफ घूम रही है कि चाइना ने अपनी सोवरेनिटी को कैसे रिगेन किया, एंड ऑफ ह्यूमिलिटी ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि जो फॉरेन जो पावर्स थी जो चाइना में एस्टेब्लिश थी वहाँ जो ह्यूमिलेशन जो शोषण हो रहा था उसका अंत कैसे किया, ठीक है, और वो इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट कैसे लेकर के आए अपने देश में. चाइनीज डिबेट्स वर मार्क्ड बाय द व्यूज ऑफ थ्री ग्रुप. तो इस चाइनीज हिस्ट्री पर कि हाउ चाइना रीगेन इट्स सोवरेनिटी, हाउ इट एंडेड द ह्यूमिलेशन ऑफ फॉरेन पावर्स, ठीक है, और हाउ डिड इट ब्रिंग इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट टू इट्स पीपल. तो इस डिबेट को जो है तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तीन व्यूज, थ्री ग्रुप्स अपने व्यूज देते हैं. इसमें क्या है कि एक तो है अर्ली रिफॉर्मर्स. जो अर्ली रिफॉर्मर्स थे, समाज सुधारक थे, सच एज कांग यूवी, ठीक है, एंड लियांग किचाओ, ठीक है, ट्राइड टू यूज ट्रेडिशनल आइडियाज़. इन्होंने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को यूज़ करने की कोशिश की है इन न्यू एंड डिफरेंट वेज, ठीक है, टू मीट द चैलेंजेस पोस्ड बाय वेस्ट. ठीक है, इन्होंने ट्रेडिशनल आइडियाज़ को, जो इनकी परंपराएं थी, इनकी संस्कृति थी, उसके जो आइडियाज़ थे उनको लोगों के सामने नई तरीके से पेश करने की कोशिश की ताकि ये उन चैलेंजेस को फेस कर सकें जो वेस्ट के द्वारा पोस्ट किए हुए थे. ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है रिपब्लिकन रिवोल्यूशनरीज सच एज सन यात सेन. कुछ ऐसी रिवोल्यूशनरीज चाइना में हुई जो चाइना को रिपब्लिक बनाना चाहती थी. उसके एक लीडर थे, जिसमें से एक रिवोल्यूशनरी का नाम है सन यात सेन, ठीक है, जिनकी वजह से चाइना बिकेम ए रिपब्लिक. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक चाइना. ये क्वेश्चन आएगा आपका कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक चाइना. सन यात सेन थे, ठीक है. वर इंस्पायर्ड बाय आइडियाज़. ये किसके आइडियाज़ से इंस्पायर थे? जापान से, ठीक है. लेकिन देखो, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट जापान तो हम क्या देख रहे थे कि जब जापान मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था तो उन्होंने देखा कि उस समय तो ये भी खुद चाइना के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन जापान चाइना से पहले मॉडर्नाइज हुआ, चाइना से पहले इसने अपनी इकोनॉमी को उठाया. तो इसलिए यहाँ चाइना जापान से इंस्पायर हुआ एंड द वेस्ट से, कि वेस्ट के अंदर कैसे कंट्रीज़ को रिपब्लिक बनाया गया है, डेमोक्रेटिक बनाया गया है. जो तीसरा ग्रुप है वो क्या कहता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP वांटेड टू एंड द एज ओल्ड इनइक्वलिटीज़. वो जो सदियों से चली आ रही सोसाइटी में जो इनइक्वलिटीज़ थी, जो असमानताएं थी, वो ख़त्म करना चाहती थी कम्युनिस्ट पार्टी. ठीक है, इस आइडियोलॉजी के तहत इस पार्टी को बनाया गया एंड डिराइव आउट फॉरेन, ठीक है, डिराइव आउट फॉरेनर्स, और फॉरेनर्स को चाइना से बाहर निकालना चाहती थी. ठीक है, ये थ्री ग्रुप्स में चाइना की मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस किया गया है. इन द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न चाइना, जब मॉडर्न चाइना की शुरुआत हुई, कैन बी ट्रेस्ड टू इट्स first encounter with the West in the 16th century and 17th century when Jesuit missionaries introduced West science as such as astronomy and mathematics. चाइना की बिगिनिंग कब होती है मॉडर्निटी की तरफ? तो 16 और 17 सेंचुरी में हमें प्रमाण मिलते हैं कि चाइना मॉडर्नाइज हो रहा था. कब? जो जेसुइट मिशनरीज यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी वो जब चाइना में आई तो उन्होंने चाइना के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया? साइंस के सब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए चाइना के अंदर. चाइना ने इन चीज़ों को पढ़ा, सीखा, समझा.
ठीक है, उन पे काम करना शुरू किया। लिमिटेड दो इट इमीडिएट इम्पैक्ट, ये भले ही ये सब्जेक्ट लिमिटेड डेवलप थे यूरोप के अंदर भी, लेकिन जो है इमीडिएट इम्पैक्ट किया इन्होंने चाइना के ऊपर। was set in motion event that gathered momentum in the 19th century when Britain क्या है कि जब ब्रिटेन used force to expand its lucrative trade, जब ब्रिटेन जो है फोर्सेस यूज कर रहा था एक ल्यूक्रेटिव ट्रेड ऑफ ओपियम, ओपियम की ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए, ल्यूक्रेटिव होता है लुभावना, लीडिंग टू द फर्स्ट ओपियम वार। तो ब्रिटेन और चाइना के बीच 1839 से 42 में फर्स्ट ओपियम वार हुआ। ये क्वेश्चन बनेगा आपका। द अंडरमाइंड द रूलिंग, जो क्विंग डायनेस्टी के जो रूलिंग थे उनको अंडरमाइन किया गया था ब्रिटेन के द्वारा। एंड स्ट्रेंथन द डिमांड रिफॉर्म एंड चेंजेस, ठीक है। तो जो सोसाइटी थी, जो रिफॉर्मर्स थे, वो अंडरमाइन कर रहे थे इस रूल को, तो उन्होंने डिमांड कर दी कि रिफॉर्म और चेंजेस होने चाहिए हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो जो किंग रिफॉर्मर्स थे सच एज कांग यूवई एंड लियांग किचाओ realized that need to strengthen the system and initiated policies to build a modern administrative system। इन्होंने क्या नीड महसूस की इन रिफॉर्मर्स ने कि पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज, ठीक है, इंट्रोड्यूस होनी चाहिए और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया जाना चाहिए गवर्नमेंट का। एंड न्यू आर्मी एंड एजुकेशनल सिस्टम इम्पोज होना चाहिए, लागू होना चाहिए। एंड सेटअप लोकल असेंबलीज, लोकल असेंबलीज होनी चाहिए, यानी कि प्रोविंशियल इलेक्शन होने चाहिए स्टेट वाइज, जैसे हमारे यहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। टू एस्टाब्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को एस्टाब्लिश करने के लिए लोकल असेंबलीज की एस्टाब्लिशमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। दे सा द नीड टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम कॉलोनाइजेशन, उन्होंने देखा कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं लेकर आएंगे, जो फॉरेनर्स, जो ट्रेडर थे, जो चाइना के अंदर पैर जमा चुके थे, उनको बाहर नहीं करेंगे तो चाइना को कॉलोनाइजेशन से नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। तो चाइना को कॉलोनाइजेशन से बचाने के लिए ये ओपियम वार हुआ और इन रिफॉर्मर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांड करी, ठीक है। न्यू आर्मी सिस्टम, नई एजुकेशनल पॉलिसीज की मांग की, ठीक है। द नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्रीज वर्कड पावरफुली ऑन चाइनीज थिंकर, अब ये चाइनीज जो थिंकर थे ये देख चुके थे, जैसे इंडिया पड़ोसी देश था, इंडिया कॉलोनी था अंग्रेज़ों की, ब्रिटेन की, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट ये देख चुके थे। इन्होंने देखा कि अगर चाइना भी कॉलोनी बन गया किसी यूरोपियन कंट्री की, तो ये सारे नेगेटिव जो रिजल्ट हैं इनको भी भुगतने पड़ेंगे। द पार्टीशन ऑफ पोलैंड इन द 18th सेंचुरी वाज ए मच डिस्कस्ड एग्जाम्पल, इन्होंने देखा कि 18th सेंचुरी में कॉलोनाइजेशन पावर के द्वारा कैसे पोलैंड का पार्टीशन हो गया। सो मच एज सो दैट बाय द लेट 1890s इट केम टू बी यूज्ड एज ए वर्ब, पोलैंड को वर्ब के नाम, वर्ब के रूप में यूज़ किया जाने लगा। टू पोलैंडस, टू पोलैंड का मतलब क्या किया इन्होंने, पार्टीशन के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया। बोलान ओ, इंडिया वाज अनदर सच एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, जिस नेगेटिव एग्जाम्पल इंडिया था इनके सामने। 1903 में द थिंकर लियांग किचाओ हु बिलीव्ड दैट ओनली बाय मेकिंग पीपल अवेयर, क्या करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, चाइना के लोगों को, वाज ए नेशन वुड दे बी एबल टू रेसिस्ट द वेस्ट, ठीक है, कि आप ही ऐसे लोग हैं जो वेस्ट की पावर को रेसिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चाइना के अंदर अपना पैठ जमाने के लिए, चाइना को कॉलोनी बनाने के लिए रोक सकते हैं। रोट दैट इंडियाज़ कंट्री, उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि इंडिया भी एक ऐसा कंट्री था दैट वाज डिस्ट्रॉयड बाय नॉन कंट्री, जिसको, ठीक है, परदेशियों ने, नॉन कंट्री परदेशी लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर ये लोग हमारे यहाँ भी ऐसे ही ट्रेड बढ़ाते रहे, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अगर इंटरफेयर करते रहे, तो द डे इज़ नॉट सो फार वी विल बी ए
colony of these people. ठीक है बेटा, ठीक है. Then he criticized India for being cruel in their own people and subservient to the British. इसने कहा, जो इसने यहाँ पर बेसिकली जो इंडियन पीपल थे, इंडियन रूलर थे, ठीक है, उनको क्रिटिसाइज किया कि ये अंग्रेज़ों के प्रति तो दयनीय हैं, ठीक है, भावुक हैं, और अपने ही लोगों के प्रति क्रूवल हैं, इनका फेवर लेते हैं ब्रिटिशर्स का, अपनों को अपने लोगों के अगेंस्ट हैं, तो ऐसा चाइना में नहीं होना चाहिए. ठीक है, इसने ऐसा मतलब ये सोच के इंडियन उन लोगों को क्रिटिसाइज किया जिन्होंने अपने लोगों का साथ नहीं दिया. सच आर्गूमेंट कैरिड ए पावरफुल अपील एज ऑर्डिनरी चाइनीज कुड सी दैट द ब्रिटिश यूज इंडियन सोल्जर इन देयर वार ऑन चाइना. तो ऐसे एग्जाम्पल चाइना के सामने आ सकते थे कि जब ओपियम वार हुआ ब्रिटिश और चाइना के बीच में, तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन सोल्जर्स का यूज़ किया था चाइना के अगेंस्ट वार में. ठीक है, तो अबव ऑल मैनी फेल्ट दैट ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग, कि जो सोचने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, हैड टू बी चेंज्ड, वो बदल चुका था. कन्फ्यूशियनिज्म, ये चाइना का बहुत ही प्राचीन धर्म था. कन्फ्यूशियस रिलीजन डेवलप्ड फ्रॉम टीचिंग ऑफ कन्फ्यूशियस, की ये कन्फ्यूशियस जो इनके धर्म गुरु थे, उनकी टीचिंग से जो है इसको ये उभरा था ये रिलीजन. एंड इज डिसिपल्स, और इनके जो डिसिपल्स थे, मानने वाले थे, फॉलो करने वाले लोग थे, वाज कंसर्न विद गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट को मानते थे, प्रैक्टिकल विजडम एंड प्रॉपर सोशल रिलेशनशिप में बिलीव करते थे. इट इन्फ्लुएंस्ड, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो चाइनीज़ धर्म था कन्फ्यूशियनिज्म, ठीक है, उसका चाइनीज सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट था, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका. इट मीन्स कन्फ्यूशियनिज्म इन्फ्लुएंस्ड द चाइनीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, प्रोवाइड सोशल स्टैंडर्ड एंड लेड द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंड इंस्टीट्यूशन. इट वाज नाउ सीन एज मेजर बैरियर टू न्यू आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन. अब जो है, ठीक है, अब ये जो चाइनीज़ रिलीजन था कन्फ्यूशियनिज्म, ये प्राचीन काल में चाइना के अंदर बहुत प्रिविलेंट था. ठीक है, लेकिन जब नई चीज़ें अडॉप्ट करने जा रहा था चाइना, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, तो ये जो है उसमें एक हर्डल का काम कर रहा था. टू ट्रेन पीपल इन मॉडर्न सब्जेक्ट में ट्रेन करने के लिए स्टूडेंट्स वर सेंट टू स्टडी जापान, स्टूडेंट्स को जापान भेजा गया पढ़ने के लिए, ब्रिटेन भेजा गया, फ्रांस भेजा गया. ठीक है, और एंड ब्रिंग बैक न्यू आइडियाज़, ताकि वो वहाँ स्टडी करके वहाँ की कल्चर, वहाँ के सब्जेक्ट्स, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के पॉलिटिक्स को पढ़ करके सीख करके वही चीज़ें आ करके जो उनमें उनका जो बेस्ट है उसको चाइना के अंदर फॉलो कर सकें. मैनी चाइनीज स्टूडेंट्स वर टू वेंट टू जापान, जापान पढ़ने गए. दे नॉट ओनली ब्रॉट बैक न्यू आइडियाज़ बट मैनी बिकेम लीडिंग रिपब्लिकन्स, उनमें से बहुत सारे रिपब्लिकन पॉलिटिशियन भी बने. चाइनीज़ बोरोड इवन जापानीज ट्रांसलेशन ऑफ यूरोपियन वर्ड्स, चाइनीज़ ने जापानियन ट्रांसलेशन ली, क्योंकि ये उसके इन्फ्लुएंस में था जापान पहले, बाद में ये जापान के इन्फ्लुएंस में रहा. तो जितनी भी यूरोपियन लिटरेचर की जापान ने ट्रांसलेशन की थी वो इन्होंने जापान से गेन करी. सच एज जस्टिस, राइट्स एंड रिवॉल्यूशन, इनके बारे में जो भी लिटरेचर यूरोप में लिखा गया था उनको जापानीज़ ने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, वहाँ से इन्होंने गेन किया चाइनीज़ ने. बिकॉज एज दे यूज द सेम ideographic script, a reversal of the traditional relationship. In 1905, such just after the Russo-Japanese War, ठीक है, जब रशिया और जापान का वार हुआ, ठीक है, 1905 में, fought on Chinese soil over Chinese territory, ठीक है, और ये कहाँ हुआ, चाइना में हुआ, चाइना की धरती पर, चाइना की टेरिटरी में रशिया और जापान के बीच ये युद्ध लड़ा गया. क्योंकि जापान तो एक कंट्री था, वो आइलैंड कंट्री है. ठीक है, द सेंचुरीज ओल्ड चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम दैट हैव कैंडिडेट्स एंट्री इनटू द एलाइट रूलिंग क्लास वाज अबोलिश्ड. तो उस समय क्या था, इन 1905, जस्ट आफ्टर क्या, रूसो जापानीज वार के तुरंत बाद, ठीक है, जो सेंचुरी ओल्ड
चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम जो था ना वो ख़त्म हो गया था, ठीक है। रूलिंग क्लास के जो लोग उसमें रिक्रूट होकर आते थे, और चाइनीज एग्जामिनेशन सिस्टम दैट गेव कैंडिडेट्स एंट्री टू द एलाइट रूलिंग क्लास वाज अबोलिश्ड, ठीक है। और ये जो ICS था हमारे पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में, इंडियन सिविल सर्विस, ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है, और अब हमारा है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये चाइनीज़ एग्जामिनेशन मॉडल पर तैयार किया गया था तब भी और आज भी, ठीक है। तो विद दिस जो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ चाइना टुवार्ड्स मॉडर्नाइजेशन, ये कंप्लीट हो गया है। टुमारो वी विल स्टार्ट विद एस्टैब्लिशिंग द रिपब्लिक, कि चाइना को रिपब्लिक कैसे एस्टैब्लिश किया गया, यहाँ से शुरू करेंगे। विद दिस थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।